नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा आयोजित संस्कृत परिचर्चा में फेसबुक लाइव में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम संस्कृत सप्ताह के आज समापन अवसर पर इस संस्कृत परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए हम अभिनंदन करते हैं डॉक्टर सुरेश सोनी जी का। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं और इस समय संस्कृत भाषा के राजभाषा के रूप में क्रियान्वयन के लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना और स्कूलों में इस योजना को लागू करना बहुत बड़ा दायित्व इनके पास है। हम इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ संस्कृत भारती के प्रांत संगठन मंत्री श्री नरेंद्र कुमार जी आज इस परिचर्चा में शामिल हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। पूरा सप्ताह भर अत्यंत व्यस्ततम कार्यक्रमों के पश्चात भी आज आप इसके लिए समय निकाल पाए और बहुत सारे आयोजन संस्कृत भारती द्वारा एक सप्ताह भर में किए गए हैं और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं और आज समापन समारोह कुछ समय पहले ही आपका संपन्न हुआ है और अब हम इस संस्कृत परिचर्चा के माध्यम से भी आपसे कुछ संस्कृत के विषय में द्वितीय राष्ट्र राजभाषा के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज इस परिचर्चा में डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी शामिल हैं। आप भी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली समिति है उसमें सदस्य के तौर पे, विशेषज्ञ के तौर पे शामिल रहे हैं और अकादमी से संस्कृत में लोक साहित्य में पुरस्कृत साहित्यकार हैं। आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडेय जी। आप राजकीय आदर्श संस्कृत महाविद्यालय डोगी ऊना में प्राध्यापक हैं और संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और संस्कृत सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रमों में चाहे वो संस्कृत भारती का हो, शिक्षक परिषद का हो या हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का हो, बहुत बड़ा योगदान पांडे जी ने सक्रिय रूप से दिया है। आज की संगोष्ठी का संचालन पांडे जी से मेरा आग्रह रहेगा। एक और अतिथि परिचर्चा के लिए डॉक्टर अमरजीत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। शिक्षा विभाग के माननीय निदेशक महोदय, वे अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे उनके साथ भी हम आज की परिचर्चा में कुछ शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न लेंगे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम का, आज की संस्कृत संगोष्ठी का, इस परिचर्चा का प्रारंभ करें, शुभारंभ करें, संचालन करें। श्री कृष्ण मोहन पांडे जी। धन्यवाद डॉक्टर करम सिंह जी। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सभी आगंतुकों का इस सत्र में स्वागत है। उन दर्शकों का भी स्वागत है जो फेसबुक के माध्यम से हमारे इस पटल से जुड़े हुए हैं। बंधुओं, संस्कृत की महत्ता अब किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा विश्व हमारी इस धरोहर से परिचित हो चुका है। हम बहुत आगे आ चुके हैं इस कदम की ओर कि संस्कृत अब लोगों के मुंह में पहुंच जाए। संयोग से या यूं कहें कि भारतवर्ष के उन आंदोलनकारियों के, संस्कृतानुरागियों के सफल प्रयत्न से सरकार ने नई शिक्षा नीति भी लागू कर दी है, जिससे संस्कृत प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक आने वाली है। विद्यालयों में संस्कृत के आते ही प्रत्येक विद्यार्थी के मुख में संस्कृत पहुंच जाएगी और विद्यार्थी के मुख में पहुंचते ही सारा समाज संस्कृतमय होगा, ऐसी हमारा विश्वास है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश भी निरंतर इस तरह के कार्य में अग्रसर है। पिछले 20-22 वर्षों से संस्कृत भारती ने संस्कृत को जन भाषा बनाने के लिए हजारों हजार शिविर लगाए हैं, हजारों हजार कार्यकर्ता खड़े किए हैं, जिससे कि यह भाषा आम जनता के मुख में पहुंचे। इसी संस्कृत सप्ताह में मैं और आप सब
और वो सभी दर्शक इस बात के गवाह हैं कि जितने भी भारत सरकार से लेकर हिमाचल सरकार के अधिकारी हैं, उन सभी ने संस्कृत भाषा में इस फेसबुक के माध्यम से अथवा यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कृत में ही अपनी शुभकामनाएं दी हैं, जिससे यह पता लगता है कि संस्कृत किस तरह लोगों के हृदय को छू रही है, लोगों के मुख में आ रही है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आदि अनेक मंत्रियों ने संस्कृत में जो बधाई संदेश इस संस्कृत सप्ताह के अवसर पर दिए हैं, वो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक हैं। संस्कृत भारती के निरंतर प्रयास से हिमाचल सरकार ने अभी पिछले वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित कर दिया है। निस्संदेह अब हम इस प्रयास में हैं कि केवल घोषणा मात्र से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता, हमें इसके आगे भी चलना है। इस विषय पर भी हम आज चर्चा करने को उद्यत हुए हैं। भारत सरकार के इस नई शिक्षा नीति के अनुगुण या यूं कहें कि इससे भी पहले हिमाचल सरकार ने संस्कृत को अत्यंत प्राथमिक स्तर पर लाने के लिए बहुत प्रयास किया है। इस दृष्टिकोण से आज हम अपने विद्वान आमंत्रित वक्ताओं से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार विद्यालयों में संस्कृत आ रही है और छोटे स्तर पर छात्रों को प्रभावित कर रही है। इसी प्रकार उच्चतर शिक्षा में संस्कृत का क्या स्थान है, किस तरह संस्कृत उसमें आगे बढ़ रही है, हिमाचल के शिक्षक संस्कृत को किस स्तर पर ले जा रहे हैं, सरकार का कितना सहयोग है और संस्कृत को आगे बढ़ाने में जो सामाजिक संगठन हैं वे किस तरह सहायक होते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम सभी यहाँ चर्चा करेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा करम सिंह जी का, जिन्होंने यह विषय आज के दिन रखा है। इसी क्रम में आज हमारे पास संस्कृत भारती के वैसे तो बहुत युवा हैं, हमसे भी उम्र में बहुत छोटे हैं, किंतु संगठन को लेकर जितना आगे ये चले हैं भाई नरेंद्र कुमार जी, ये अभिनंदनीय है कि इन्होंने संस्कृत को जनभाषा बनाने के लिए जो सोए हुए थे उनको भी जगाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज संयोग से इस समय उपस्थित हैं और मुझे याद है जब हम शिमला में मिले थे और द्वितीय राजभाषा की तैयारी हो रही थी कि सरकार इसको अपने साथ ले, उस समय इन्होंने कितनी तैयारी की थी कि संस्कृत को द्वितीय राजभाषा क्यों होना चाहिए, समाज को उससे क्या लाभ मिलेगा, इन तमाम विषयों पर नरेंद्र जी ने अच्छी तैयारी की थी। आज हम उनसे सुनेंगे कि संस्कृत को राजभाषा बनाने से हमारे समाज को क्या लाभ होगा, सरकार का सहयोग पाकर यह समाज कितना उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। इन सभी विषयों पर आज हम नरेंद्र जी से चर्चा करेंगे। चर्चा तो पहले मुझे आदरणीय डॉक्टर सुरेश सोनी जी से भी करनी थी, मगर कुछ ऐसा हो रहा है कि वो बीच में डिस्कनेक्शन भी हो रहा है, तो जब तक वो सोनी जी आते हैं तब तक मैं नरेंद्र जी की ओर चलता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वो संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनने से क्या लाभ हमारे समाज को होगा, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे भाई नरेंद्र कुमार जी। अनम्यूट करें पहले। अनम्यूट करें पहले, आवाज नहीं आ रही। इदानीं ध्वनि श्रूयते? हाँ श्रूयते श्रूयते। सर्वेभ्यः मम प्रणामाः। संस्कृतं केवलं भाषा न, तद् भारतस्य जीवनदर्शनम् इति अहं न वदन् अस्मि। ये के अपि जगति परिवर्तनम् आनीतवन्तः, ये के अपि क्रान्तिकारिणः क्रान्तिं कृत्वा एतं परातन्त्रं भारतं स्वतन्त्रं कृतवन्तः, तेषां सर्वेषाम् एतदेव कथनमस्ति। इदानीं महात्मा गान्धी महोदयस्य विषये पश्यामः।
वा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदयस्य विषये पश्यामः, यं कमपि जनं वयं स्वीकुर्मः सर्वे एतद् अङ्गीकृतवन्तः। यदि भारतस्य जीवनदर्शनमस्ति तर्हि भारतस्य समग्र दर्शनस्य यः आधारः अस्ति स आधारः अस्माकं शास्त्रेषु निहितः अस्ति। एतस्य शास्त्रज्ञानस्य यावत्पर्यन्तं वयं एकां व्यवस्थां तत्र न कुर्मः, यावत्पर्यन्तं वयं तं विषयं समाजस्य भाषारूपेण न आनयामः, तावत्पर्यन्तं तद् दर्शनम् उद्घाटितं न भवति। मैं आरंभ में थोड़ा संस्कृत में इसलिए बोल रहा हूँ कि संस्कृत भारतीय दायित्व है, शुरू संस्कृत में करके अब मैं धीरे धीरे हिंदी भाषा में भी अपना विषय रखता हूँ। निश्चयेन स्वागतम। भारत का समग्र ज्ञान जो कुछ भी अपने शास्त्रों में निहित है, परंतु उन शास्त्रों को समझने के लिए संस्कृत अनिवार्य है। संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ना, उससे तो हमें डिग्री मिलेगी, परंतु अगर उसको हमने एक अपने जीवन दर्शन के रूप में, ज्ञान के रूप में पढ़ना, तो उससे हम वास्तविक तत्वों को समझ पाएंगे। जब ये सारा द्वितीय राजभाषा का विषय चिंतन में था, तो तभी इसके लिए क्या होना चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उस संदर्भ में सभी प्रमुख लोगों से चर्चा किए। चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष आया कि इस विषय को क्यों ना हम सरकार की घोषणा पत्र में डाल दें। सभी की सहमति के बाद सरकार के जो अपने बीजेपी के पदाधिकारियों से चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया कि हम इस विषय को अपनी घोषणा पत्र में लेंगे। घोषणा पत्र में इस विषय को लिया। घोषणा पत्र में लेने के बाद सरकार अच्छे मतों में आगे आई, और उसका लिए हमारे लिए पहली चुनौती थी कि यदि हमने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषणा पत्र का विषय तो बना दिया, दृष्टि पत्र का विषय बना दिया, और सरकार आते ही दृष्टि पत्र एक सरकार का विजन डॉक्यूमेंट बन गया, उसी के आधार पर एक सरकारी दस्तावेज बन गया। तो उसी के आधार पर जो हमें पहला काम करना था, जो हमारे लिए पहली चुनौती थी, वो थी कि शपथ संस्कृत में ले। अब वो तो सरकार का विषय नहीं था, सरकार ने तो अपनी व्यवस्था, नई व्यवस्था, नए लोगों को ढूंढकर उस क्षेत्र में लगाना, परंतु उसके साथ जो महत्वपूर्ण काम किया कि माननीय राज्यपाल जी का हमें बहुत स्नेह मिला, और उनके साथ चर्चा करके, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रियों का जो भी शपथ पत्र बनता है वो राजभवन से बनता है, माननीय राज्यपाल जी का एक बहुत बड़ा हमें स्नेह मिला, और उन्होंने शपथ पत्र संस्कृत में छपवाने के लिए अनुमति दी, और जो उसमें उल्लेख करना था, उसकी टिप्पणी बनानी थी, और वो सारा कुछ करने के बाद फिर सरकार के जो प्रक्रिया सरकार बनाने की हुई, उसमें जो मुख्यमंत्री के नाते चयनित हुए या जो मंत्रियों के नाते चयनित हुए, उनसे क्रम से बात करना, और किसी ने तो सहर्ष अंगीकार किया, किसी ने ये कहकर टाल दिया कि हमने तो जीवन में संस्कृत नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा एक उस समय विचार था। जब ये सारी चर्चा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान के जो है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा, परंतु उस समय एक उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी और हमारे लिए भी चुनौती थी। भारद्वाज जी ने उसको सहर्ष अंगीकार किया, उन्होंने शपथ संस्कृत में ली। गोविंद जी ने सहर्ष उसको स्वीकार किया, उन्होंने शपथ संस्कृत में ली, और लगभग 25-30 विधायक तैयार शपथ लेने के लिए थे, परंतु विधानसभा में व्यवस्था न होने के कारण विधानसभा में मात्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 2 भाषाओं में अभी तक शपथ ले सकते हैं, या इंग्लिश या हिंदी। संस्कृत में शपथ लेने की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए उस विषय को 25-30 विधायक भी उसके लिए तैयार थे। तो कुल मिलाकर जो हमें पहला संदेश समाज को यह देना था कि संस्कृत सरकार सहर्ष इसको स्वीकार कर रही है, और उसके लिए आगे का एक क्रम तैयार करना,
तो उसमें हम पहला चरण यह हमारे लिए ये था। जब इसके दूसरे चरण में हमें जाना पड़ा, वास्तविक रूप में द्वितीय राजभाषा का जो संवैधानिक दायरा है, राजभाषा अधिनियम 343, 344, ये सेंटर के संविधान के अनुच्छेद 343, 344 में सेंटर के राजभाषा के नियम है, परंतु 45 से लेकर 51 तक राज्य के राजभाषा नियम है। जब उनका सारा समग्र अध्ययन किया, उसके बाद क्या होना चाहिए और भिन्न भिन्न संविधान के जानकारों से जब चर्चा की, तो उसके बाद ये सभी का निष्कर्ष आया कि इसमें इस विषय के आधार पर ऐसा किया जा सकता है। मान लीजिए अभी जैसे उसमें विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्या हो सकता है, राजभाषा के संदर्भ में क्या हो सकता है, उसकी व्यवस्था हमारे लिए कैसे बन सकती है। तो उसमें जो ये व्यवस्था के स्वरूप आया, राजभाषा बनने के उपरांत जो पहला चरण है कि सचिवालय में एक व्यवस्था उसमें खड़ी हो। सचिवालय में गैजेट होते हैं, कुछ दैनिक जो पत्र निकलते हैं, उनका सभी का अनुवाद संस्कृत में हो, और संस्कृत में बाकी जैसी इंग्लिश और हिंदी का एक अलग अलग विभाग सचिवालय में है, उसी प्रकार संस्कृत का भी एक अलग से विभाग खड़ा होना है। तो उसका जो सारा स्वरूप जब चर्चा किया, तो सरकार ने उसको सहर्ष अंगीकार किया है, परंतु रास्ता अभी भी इतना सरल नहीं है कि उसको तत्काल लागू किया जा सके। उसमें पड़ाव पड़ाव पर हमें और भी चुनौतियां है। उसके सामना करने के लिए संस्कृत के विद्वान हैं, समाज के अनुकूल लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका हमें सहयोग मिलता है, उनका हमें मार्गदर्शन मिलता है। और हिमाचल प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों का हमें स्नेह मिल रहा है, हमें आशीर्वाद मिल रहा है। हमें लगता है कि जो भी अभी कठिनाई आने वाली है, उसको भी हम सफलतापूर्वक पार कर लेंगे। और सचिवालय में एक अलग से व्यवस्था संस्कृत के लिए बने, सभी का उसमें भी आग्रह है कि ऐसा होना चाहिए, और उसमें हमें उनका सभी का सहयोग मिल रहा है, और हम क्रमशः उसमें चर्चा कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो भिन्न भिन्न डायरेक्टरेट है, भिन्न भिन्न जो निदेशालय है, उन सभी निदेशालयों में भी एक अलग अलग प्रकार की व्यवस्था खड़ी हो। वहां पे एक राजभाषा अधिकारी बैठे, वहां पे एक अनुवादक, संपादक, इस प्रकार के सभी लोग बैठे, ताकि संस्कृत एक जन जन तक एक उस माध्यम से हम जन तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता बना सके। शिक्षा विभाग में वो व्यवस्था खड़ी हो, तो विद्यालय तक उसको हम संस्कृत का एक अलग से रास्ता खड़ा कर सकते हैं, ताकि संस्कृत मात्र एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन के ना रह जाए, संस्कृत मात्र एक अच्छे अंक लेने का जरिया ना बन जाए। संस्कृत वास्तविक रूप में जीवन दर्शन है। उस जीवन दर्शन को समझने के लिए, उस जीवन दर्शन को समझाने के लिए हमें शिक्षा में उस प्रकार के क्रम एक व्यवस्थित करना पड़ेगा, जिसमें हमें स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जी का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में संस्कार युक्त शिक्षण की ओर हिमाचल अग्रणी होगा, और हिमाचल विश्व भर के लिए या देश भर के लिए एक आइडल बन के उभरेगा। और मेरा ऐसा विश्वास है, और हर प्रकार के व्यक्ति को उसमें हमें सहयोग मिल रहा है। ये एक डायरेक्टर स्तर की अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है। शिक्षा के क्षेत्र में ये हो सकता है। अब भाषा कला संस्कृति विभाग जो है, वहां पर के माध्यम से क्या हो सकता है, उनके अंतर्गत मंदिर आते हैं। मंदिर एक संस्कार का केंद्र बनना चाहिए। मंदिर जो एक अभी कुछ स्थानों पर ऐसा लगता है कि एक व्यवसाय का केंद्र बना है, उसको अगर संस्कार का केंद्र बनाना है, तो वहां पर हम इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करें। और द्वितीय राजभाषा के माध्यम से ये चीज संभव है कि वहां पर हम हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए अलग अलग व्यवस्था खड़ी। उदाहरण के लिए सरकार के ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिर है, क्या उन मंदिरों में निरंतर रूप से कुछ भागवत कथाएं हो सकती है? क्या उन मंदिरों में पुजारियों के शिक्षण की एक व्यवस्था हो सकती है? क्या उन मंदिरों में बाल संस्कार के अंदर चल सकता है, महिला संस्कार के अंदर चल सकता है, गीता शिक्षण के विषय में वहां पर चिंतन हो सकता है? क्या वो मंदिर एक अध्यात्म का केंद्र बन सकता है? नहीं तो बहुत सारे मंदिर अभी एक अलग अलग प्रकार के व्यवसाय का केंद्र बने हैं, और उन चाहे वो सरकारी मंदिर है, चाहे वो निजी मंदिर है, चाहे वो किसी संस्था द्वारा चलाया हुआ मंदिर है, तो कम से कम इसको एक डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसमें एक नई व्यवस्था खड़ी करनी है। गांव का मंदिर है, तो गांव का मंदिर भी सरकार की सूची में आना चाहिए, और वो गांव का मंदिर उस गांव का संस्कार केंद्र बनना चाहिए। नहीं तो मंदिर में आज हम कब जाते हैं, जब उस मंदिर में कभी वार्षिक उत्सव होता है,
उसके अतिरिक्त मंदिर में जाने की एक परंपरा ही खत्म हो गई है। अगर वो परंपरा हमें पुनर्विकसित करनी है तो इस माध्यम को पुनः विकसित करना पड़ेगा, ताकि हम समाज तक संस्कृत को ले जाने में सफल हो पाए। मैं क्यों समाज तक इस विषय के बारे में बोल रहा हूं? देखो, संस्कार के 3 केंद्र है। एक विद्यालय है, विद्यालय में जो शिक्षा मिलती है वो एक संस्कार का केंद्र बनता है। विद्यालय के एक ध्येय वाक्य है, सभी जगह उस वाक्य को लिखा होता है, कम टू लर्न गो टू सर्व, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। परंतु आज वो सेवा का भाव खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर शिक्षार्थ आइए धनार्थ जाइए, पैसे कमाने का शिक्षण, पैसे कमाने का एक वहां पर संस्कार दिया जा रहा है। अगर वास्तविक रूप में जीवन दर्शन का संस्कार वहां पर मिले तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम संस्कृत तो नहीं जानते हैं, संस्कृत के विषय में हमें कहीं ना कहीं समस्या आती है, इसीलिए उस चीज में हम पिछड़ रहे हैं। परंतु धीरे धीरे वो व्यवस्था हो सकती है और विद्यालय एक संस्कार का केंद्र बने, वो एक प्रयास हमारी ओर से भी है और सरकार की ओर से भी उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा है कि घर भी एक संस्कार का केंद्र बनना चाहिए। तो घर में माताएं बहनें जो भी है वो घर का एक वातावरण पूर्णतः बदल सकती है। अगर उनको हम मंत्रों का, स्तोत्रों का शिक्षण करवाए तो कम से कम उस घर में सुबह उठकर कर दर्शन मंत्र बोला जाए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर प्रभाते कर दर्शनम। उस घर में शाम भोजन से पहले भोजन मंत्र बोला जाए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि पार्वती। ये जो भोजन मंत्र है, जब तक हम उस चीज का शिक्षण नहीं करवाएंगे तो वो संस्कार का केंद्र कैसे बन रहा है? नहीं तो आज वर्तमान में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, या जॉनी जॉनी यस पापा से हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो उस चीज से बच्चों को बाहर निकालना है और भारतीय जीवन दर्शन को उन्हें दिखाना है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में हमारा एक ऐसा प्रयास इस प्रकार से हो सकता है और उसमें हम सफल हो रहे हैं। तीसरा है कि सामाजिक व्यवस्था। समाज में मंदिर है, मंदिर एक संस्कार केंद्र का बहुत बड़ा जरिया हो सकता है और उस केंद्र के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। उसे परिवर्तन लाने के लिए संस्कृत एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है और इस माध्यम से हम इस माध्यम से जैसा परिवर्तन लाना चाहते हैं वैसा परिवर्तन ला सकते हैं। और संस्कृत वास्तविक रूप में कामधेनु है, इससे जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें इससे मिलेगा। और उस दिशा से इसी विषय को मन में रखते हुए जो ये एक हिमाचल प्रदेश में एक संस्कृत का आंदोलन खड़ा हुआ और उस आंदोलन में संस्कृत के विद्वानों का, समाज के प्रतिष्ठित लोगों का, समाज के हर वर्ग का हमें सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आप सभी हमारे प्रति एक ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखिए। तो मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से इस आंदोलन को सफल करने में सक्षम होंगे। और अगर सभी उस चीज को जो वहां पर सरकार भी स्वीकार करती है, जो भी चीज स्वीकार हो रही है, उसको हमें स्वीकृति बनाने के लिए हमें आप लोगों को भी जिस जिस स्थान पर है उस स्थान पर रहकर एक संस्कृत के लिए अनुकूल वायुमंडल बने। संस्कृत पढ़कर ज्योतिषी बनना ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जिसने ज्योतिषी बना वो ज्योतिषी बने, जिसने कथावाचक बनना वो कथावाचक बने, जिसने डॉक्टर बनना वो डॉक्टर बने, जिसने इंजीनियर बनना वो इंजीनियर बने, जिसने जो बनना है वो बने। परंतु संस्कृत को हम अपने से अलग ना करें। जिस दिन हम संस्कृत को अपने से अलग करेंगे उस दिन हम मैकले की पद्धति को अनुसरण करेंगे तो उस दिन हम जीवन के एक अधोगति को प्राप्त करेंगे। अगर हम संस्कृत को अपने साथ रखें, चाहे महान क्रांतिकारी जो भी हुए, हर व्यक्तियों ने श्रीमद् भगवद गीता को आधार मानकर बड़े बड़े आंदोलन किए और उस आंदोलन में श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हमें 3 चीज की प्रेरणा मिलती है। 1 से 6 अध्याय तक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कर्म मार्ग का हमें रास्ता मिलता है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। और 7 से 12 तक अगर हम पढ़ेंगे उसमें भक्ति मार्ग से हमें कुछ ना ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन मिलता है। और 13 से 18 तक अगर हम पढ़े तो संन्यास मार्ग से, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के तीनों मार्ग ही है। अर्जुन ने कर्म मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति की, मीराबाई ने भक्ति मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति की, सन्यासी बनकर भगवान को बहुत सारे लोग भजते हैं। मुझे लगता है कि संस्कृत एक कामधेनु है, इससे जो मांगोगे वो मिलेगा, जैसा मांगोगे वैसा मिलेगा।
ऐसा मेरा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ संस्कृत के इस आंदोलन में हम लगे हैं और आप सभी का हमें सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं सभी का आप सभी लोगों का आभारी हूं। जी पांडे जी। धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत सुंदर बात कि किस तरह संस्कृत का आंदोलन आपका संगठन कर रहा है, किस तरह सरकार ने भी आपका साथ दिया है। अब सामाजिकों के साथ की अपेक्षा समाज इस संस्कृत को अपनाए। अगर हम संस्कृत से दूर होंगे तो आपका वो वक्तव्य कुत्ते से सावधान दरवाजे पर लिख के टांग देंगे, उससे हमें बचना है। अतिथि देवो भव, इसकी कल्पना संस्कृत से ही आएगी, दूसरे किसी भी भाषा से, दूसरी किसी विद्या से नहीं आ सकती। बहुत सुंदर बात। यह बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी आई कि मंदिरों में संस्कार केंद्र खोलने चाहिए। जितने मंदिर हैं वो सारे हिंदू धर्म के पोषक हैं। वहां पर संस्कृत विद्या में शोध कार्य होने चाहिए, संस्कार कार्य होने चाहिए। निरंतर इस तरह के पुराणों का, भागवत आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं जिनको सुनकर हमें संस्कृत के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा मिलती है, उनके नजदीक जाने का अवसर हमें इन मंदिरों के माध्यम से मिलना चाहिए। आशा करता हूं कि जो भी इस विषय को सुनेंगे, इन मंदिरों के संचालक, तो निश्चित रूप से हमारी इस भावना को समझकर हमसे जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं चलता हूं स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर सुरेश सोनी जी के पास। सोनी जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब चारों ओर आंदोलन चला है कि संस्कृत को प्रारंभिक स्तर पर लाया जाए, उस आंदोलन की दृष्टिकोण से आपका बोर्ड इस समय क्या तैयारी कर रहा है, किस तरह का पाठ्यक्रम बना रहा है और किस तरह आप देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर संस्कृत आएगी, किस तरह लोग उसको स्वीकार करेंगे, इस विषय पर मैं आपका वक्तव्य जानना चाहूंगा। सोनी जी। नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी जी, सुनाई दे रही है। आवाज सुनाई दे रही? हाँ जी। इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में आज यहाँ पर उपस्थित, जिसका संचालन डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी कर रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित नरेंद्र कुमार जी, संस्कृत भारती के संगठन मंत्री, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे मित्र, करम सिंह जी जो भाषा, कला और संस्कृति विभाग में महत्वपूर्ण योगदान अपना दे रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जितना सक्रिय ये विभाग इस वक्त हुआ है, तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय से जब हम शिक्षा प्राप्त करते तो इस विभाग में जाना होता था और काम देखना होता था। रुचि भी थी, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से एक सरकारी कार्यालय काम करता है और एक लगन और मिशन के साथ काम नहीं होता है, ये हमें देखने को मिलता है। अभी इनकी बहुत अच्छी टीम बनी है और हमें लगता है कि हिमाचल प्रदेश इसमें अग्रणी रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संस्कृत को दूसरी भाषा, राजभाषा ऐसा घोषित किया है। उसके बाद प्रयास तेज किए हैं। संस्कृत भारती में विशेषकर नरेंद्र जी के प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। इनके प्रयासों से हमें भी बोर्ड में कुछ नया करना चाहिए, तो इनका सपोर्ट और बल हमें मिलता रहता है, जिसके कारण हम अभी कई प्रकार के फैसले बोर्ड में हमने लिए हैं। संस्कृत भाषा के संदर्भ में मैं 2-3 बातें यहाँ पर रखना चाहूंगा। मुझे आशा है कि उन बातों से आप अपनी सहमति प्रकट करेंगे। पहला है कि हमारे देश में अगर आप देखें, शिक्षक या पूरे समाज को देखें, तो हम किसी न किसी दोहरे मापदंड से अपनी जिंदगी को इस वक्त बिता रहे हैं। संस्कृत भाषा आज तक इतनी प्राचीन भाषा, ये प्रथम भाषा कही जाती थी और सबसे पुराना ग्रंथ जो ऋग्वेद है वो भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे चलकर इतना साहित्य है, वेद, वेदांत, अर्यंक, ब्राह्मण और श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत और इसके अलावा मेघदूत
और अष्टाध्यायी, अब कितना ज्यादा साहित्य है। और साइंस की दृष्टि से भी देखें तो भारतवर्ष के जो साइंटिस्ट थे, मौलिक रूप में उन्होंने जो काम किया है, तो साइंस में अन्वेषण भी संस्कृत भाषा में किया था। ये जन भाषा थी, और इस जन भाषा में अगर आप देखें वर्तमान में भी, तो संस्कृत में 5 लाख शब्दकोश में 5 लाख शब्द हैं, इतनी व्यापक भाषा है। अंग्रेजी का अतिक्रमण जो हमारे भारतीय समाज में हुआ है, अभी करंट यूज में यदि शब्दों को देखें तो 1,70,000 के करीब केवल शब्द संस्कृत में है। तो ये सबसे पहले इस बात को समझाना कि संस्कृत कितनी साइंटिफिक भाषा है और संस्कृत कितनी वैज्ञानिक भाषा के साथ साथ इसका उच्चारण और लिखने की दृष्टि से ये कंप्यूटर की दृष्टि से कितनी सही है। इसमें कोई भी शब्द साइलेंट नहीं रहता। और महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृत में जो साहित्य उपलब्ध है, आज हम अंग्रेजी की जितनी भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, किसी भी भाषा को सीखना बुराई नहीं है, लेकिन जब हम अंग्रेजी को यहाँ इतना ठूस कर और हीन भावना से हम जी रहे हैं कि अंग्रेजी में जो शिक्षा प्राप्त करता है वो पूरे के पूरे संसार में बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है और उसको इस प्रकार की नॉलेज हो जाती है कि उसके आगे कोई टिकता नहीं। इस भ्रम को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अभी संस्कृत भाषा आज तक भारतवर्ष में जिंदा है। हम कोई यदि पंडित या कोई कथावाचक हमारे घर में आता है, संस्कृत में वो बात करते हैं, तो हम उसे बहुत ही आदर की दृष्टि से देखते हैं। इसका भारतीय संस्कृति का ये मूल तत्व है, इसका प्रभाव आज भी हमारे मनों में है, लेकिन हम इसको व्यक्त नहीं कर रहे हैं, ना कोई सीख रहे हैं हम इसको। तो ये बात ये कि इसको सिखाना कैसे है, महत्वपूर्ण बात अभी नरेंद्र कुमार जी ने कही यहाँ पर कि इस नई जो शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति में भी संस्कृत का आगे आने वाले में फ्यूचर कैसे होगा, किस प्रकार से हम इसे क्रियान्वित करेंगे, इसको पूरी की पूरी शिक्षा नीति को, ये विचार करने का एक बहुत बड़ा विषय है। 1968 में कोठारी कमीशन ने यह कहा था कि संस्कृत को प्रोत्साहन देना चाहिए। अब 1968 से लेकर आज तक देखें कि संस्कृत महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में या पाठशालाओं, विद्यालयों में यहाँ पर जिस प्रकार से प्रखर रूप से ये आगे बढ़ानी चाहिए, तो वो तो कोई काम हुआ नहीं। कहने को तो सारे कमीशन कहते हैं। आज की शिक्षा नीति जिसमें कि एक पाठ्यक्रम में बदलाव की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चरल बदलाव की भी बात कर रहे हैं। 10+2 को बदलकर कहते हैं कि अब 5+3+3+4 इस प्रकार की व्यवस्था करें। ये सारे के सारे ढांचागत जब परिवर्तन होने हैं, मूल रूप से जो बात कही गई है पॉलिसी में कि बहुत अच्छी देखने को अभी प्रतीत हो रही है कि 3 वर्ष तक बच्चा नर्सरी एजुकेशन या प्री प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करेगा और उसमें उसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग और विशेषकर भाषा के ऊपर उसे बहुत ज्यादा ज्ञान दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा भाषा, और जो लोकल स्थानीय भाषा है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अधिमान देने की बात कही गई है। और संस्कृत पे भी बात कही गई है। तो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत या स्थानीय भाषा, लेकिन इस भाषा को समझने के लिए और इस भाषा को जो खुमारी हमारे ऊपर है, हीन ग्रंथि हमारे में है कि ये संस्कृत उतनी व्यापक भाषा नहीं है, तो उसके बारे में बहुत प्रचार की आवश्यकता है कि उसको मन से निकालने की बात है। अब इजराइल अपनी वहां की स्वदेश की भाषा के ऊपर इतना विकास कर रहा है, फ्रांस, जर्मनी और चीन, ये सारे, तो ये इतने एक ऐसे देश हैं जिन्होंने की बहुत ज्यादा आविष्कार, अन्वेषण, साइंस में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली। तो ये कहना कि हमारी जो स्वभाषा संस्कृत है, अगर उसकी तरफ हम मुड़ेंगे, हम उन्नति नहीं करेंगे, तो ये मैकॉले और मार्क्स की जो चोट है उसे आज तक हम उबर नहीं पाए। मैकॉले ने यही चोट एक की थी और उस चोट को देखें 2 फरवरी 1835 में
उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में ये स्टेटमेंट दी थी उनके शब्दों में कि मैं पूरे के पूरे भारतवर्ष में घूमा हूं, मुझे यहाँ कोई भिखारी नहीं मिला, यहाँ मुझे कोई चोर नहीं मिला, सारे के सारे जितने लोग हैं वो उच्च क्षमता वाले लोग हैं। और हम इस देश को यदि लंबे समय तक अपने गुलामी में रखना चाहते हैं तो ये एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार है, उसके ऊपर चोट करनी पड़ेगी। इस सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और विशेषकर संस्कृत को, अगर संस्कृत को डीलिंग कर ले या अपनी भाषाओं से डीलिंग कर ले, यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम कश्मीर की भाषा को ले लें। वहां पर डोगरी या कश्मीरी जो भाषा है उसमें अगर बच्चे को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है या संस्कृत से ही बिल्कुल अलग कर दिया जाता है तो अगले आने वाली पीढ़ी वेद से भी दूर हो जाएगी, वेदांत से भी दूर हो जाएगी और अपने जितने भी साहित्य उससे दूर हो जाएगी। तो ये उनकी योजना थी और हीन ग्रंथि भरने की भावना भी थी। तो आज भी हम ग्रसित थे। इसके लिए अभियान तो पहले चलाना पड़ेगा। हम संस्कृत को निर्विवाद और सबके लोगों का मन हो जाए कि संस्कृत सीखने से हमारा बच्चा, जो हम बोलते कॉम्पिटिटिव नहीं हो जाएगा, वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और एक समय में हम प्रयास कर रहे हैं कि स्कूलों में जिस प्रकार से सहयोग संस्कृत भारती से मिल रहा है और जिस प्रकार से काम हो रहा है, अगले आने वाले 10 वर्षों में हम ऐसे बच्चे इस प्रकार से पैदा कर देंगे जो संस्कृत को फुराटेदार बोलेगा, हिंदी को भी और अंग्रेजी को भी बोलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था यदि हो जाए, अभी जो काम हम करने जा रहे हैं कि संस्कृत भाषा को बोर्ड किस तरह से बच्चों तक और समाज तक ले जाएगा, और इसे ऐसे सोचा है कि हर एक विभाग में ये ऐसा एक कुछ अधिकारी और कर्मचारी होने चाहिए कि वो संस्कृत भाषा को वहां पर ऑफिशियल इसमें वातावरण में किस तरह से उस इंस्टीट्यूशन में, संस्था में पॉपुलर बना सकते हैं, जैसे बोर्ड ने किया। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, उस दिन नरेंद्र जी भी थे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से ये एक समाचार विवरणिका हमने वहां पर रिलीज कराई। डॉक्टर साहब आप भी वहां पर उपस्थित थे। तो ये हिंदी में भी लिखे भी है और ये पहली बार किया बोर्ड ने और पहला इंस्टीट्यूशन बन गया जिसने ये किया। ये प्रयास करना तो जरूरी है, हर संस्था के द्वारा ये प्रयास हो। और जो संस्कृत के पढ़े लिखे ऐसे विद्वान हैं वो कैसे न कैसे उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट या रोजगार भी इससे मिलेगा। स्कूलों में दूसरी से संस्कृत को पढ़ाए जाने का ऐसा हमने बातचीत सरकार से की है। वो कितना संभव हो पाता है आगे आने वाले समय में होगा। अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को यह कहा है कि जितना भी पाठ्यक्रम है उसको बदलाव करने की आवश्यकता है, तो वो बदलाव करेंगे। हम जो अपना प्रयास कर रहे हैं तो ये ना हो जाए कि हम प्रयास करें और उनका कुछ और आए। तो हमें सबको मिलकर एनसीईआरटी के जो भी डायरेक्टर हैं, अधिकारी हैं, पहले वहां प्रयास होना चाहिए कि ये जो संस्कृत का जो विषय है ये दूसरी से जो हमें क्रियान्वित और पढ़ाना है वो इस प्रकार से होना चाहिए। एक बार वहां तक विषय चला जाएगा, क्योंकि इस नई नीति में कहा गया है कि भाषा तो आप स्थानीय और संस्कृत रख सकते हैं, लेकिन दबाव नहीं होगा किसी के ऊपर कि कौन सी भाषा पढ़नी है, स्थानीय पढ़नी है। अब ऐसा हो सकता है कि एक चेन्नई से या एक मलयालम जानने वाले ऐसा कोई परिवार है, वो ट्रांसफर होके हिमाचल प्रदेश में कोई फौजी आता है, उसके बच्चे आते हैं, तो मलयालम लेंगे या संस्कृत में भी बात करना चाहेंगे तब तो यहाँ पर उपलब्ध होगी। तो वो मलयालम अगर यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं और उसके साथ संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो हमें मलयालम में भी अब टीचर यहाँ पर उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो इसकी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसे हमें कैसे सॉल्व करेंगे, एक कंपोजिट रूप में इसे हमें लगाना पड़ेगा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है। ये बहुत बड़ा एक
पूरा का पूरा संसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित है। सबसे सटीक भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अंग्रेजी नहीं हो सकती, संस्कृत हो सकती है। तो उस फील्ड को हम कैसे टैप कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को की फील्ड को, वहां भी संस्कृत जानी चाहिए और युवाओं में वहां से ज्यादा प्रसार हो सकता है। स्कूलों में इस भाषा को लगाने के लिए केवल औपचारिकता केवल हो गई तो ये होगा नहीं, लेकिन औपचारिकता से हटकर इसमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। हम केवल इसे कर्मकांड की आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है लेकिन आम जनमानस में पॉपुलर नहीं हो पा रही है, तो ये कर्मकांड की एक भाषा रह गई, उसके अतिरिक्त नहीं। ये साइंस की भी भाषा, क्यों ना साइंस के सब्जेक्ट भी अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं या किसी लोकल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, नई शिक्षा नीति में कि भाषा के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जिस भाषा में आपने सीखना सीख सकते हैं। तो संस्कृत में भी तो साइंस पढ़ी जा सकती है, कुछ शब्द ऐसे किए जा सकते हैं। क्या हम वैसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये बड़ा विषय है, इसमें सरकार की भी सहमति चाहिए। बोर्ड अपने लेवल पर यह प्रयास करेगा और दूसरी से लेकर 10वीं तक सारा का सारा पाठ्यक्रम संस्कृत भारती के साथ मिलकर नरेंद्र जी और डॉक्टर ओपी शर्मा जी और इनकी एक टीम जो प्रयास कर रहे हैं वो बड़े व्यवहारिक प्रयास हो रहे हैं। तो उन प्रयासों को धरातल पर हम कैसे लागू कर सकते हैं, ये भी हमें सरकार से बातचीत करके और पूरे अधिकारियों से बातचीत करके, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी इसमें सहमति चाहिए, पूरी सरकार की सहमति चाहिए, कैसे हो सकता है। तो इसका हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। और विशेष रूप से मैं आपको साधुवाद देता हूं कि इस प्रकार के जब आप सेमिनार करेंगे, लोग जुड़ेंगे तो इस भाषा के बारे में ज्यादा सजग होंगे। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि संस्कृत भाषा और अंग्रेजी में जब हम फर्क देते हैं, एक तो शब्दों का मैंने बताया, संख्या में संस्कृत के शब्द ज्यादा है और साहित्य यदि सबसे ज्यादा उपलब्ध है पूरे संसार में तो अंग्रेजी क्लेम नहीं कर सकती हमारा साहित्य ज्यादा है। सबसे ज्यादा संस्कृत में साहित्य लिखा गया है और ये भारतवर्ष में उपलब्ध है। और संस्कृत भाषा इस प्रकार की भी भाषा है कि हम यदि एक सेंटेंस बोलते हैं, अंग्रेजी का शब्द मैंने यूज किया, अहम गृहम गच्छामि, और इसको क्रम में बदल देते हैं गच्छामि गृहम अहम, तो ये दोनों ही ठीक है। लेकिन आप अंग्रेजी में आई गो टू स्कूल और उसका क्रम बदलते हैं तो ये उसका अर्थ ही समझ नहीं आता है। तो ऐसे हमें बताना पड़ेगा कि ये कितनी रिच भाषा और कैसी है, इसके साथ हमें प्रयास करने पड़ेंगे। और ये बहुत अच्छी संगोष्ठी आपने की है। यहाँ मैंने एक बात और आपको आपके बीच में मैं कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में इन चीजों का विरोध होता है, लेकिन यदि आप वेस्टर्न कंट्री पाश्चात्य देशों में भी देखें तो विलियम जोन्स जो सुप्रीम कोर्ट, भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट के जज के नाते ये आए थे, जो कलकत्ता में था उस वक्त, तो संस्कृत लैंग्वेज को बोलते हैं कि इतनी वंडरफुल लैंग्वेज है कि सारी की सारी भाषाओं से बेहतर है। जस्टिस काटजू हैं यहाँ भारतवर्ष में, जो कि हमारे विचार को उसका क्रिटिसिज्म करते हैं कई बार, लेकिन संस्कृत के बारे में वो कहते हैं कि ये केवल कर्मकांड की भाषा नहीं है, कर्मकांड तो 5% है, लेकिन अन्य भारतवर्ष की संस्कृति से, साइंस से, अंतरिक्ष के ज्ञान से, कालगणना से, अन्य बातों से उसके 95% अंश है। तो इसे जानना बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी भारतवर्ष के ऋषि मुनि और यहाँ पर विद्वान हुए, श्री अरविंदो जी हुए, टैगोर हुए, यहाँ तक अन्य भी, स्वामी विवेकानंद जी हुए, महात्मा गांधी जी हुए, सबने संस्कृत के पक्ष में अपनी बात कही थी। तो मुझे ये लगता है कि हम इस जो ये मार्क्स और मैकॉले का ये जो एक चक्र है, कुचक्र इन्होंने चलाया था, उससे बाहर लाने का प्रयास, और एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर हमारे पास आया है नई शिक्षा नीति में, जो कि छोटे बच्चों से ही लैंग्वेज पर, भाषा के ऊपर अधिक ज्ञान देने की बात कहते हैं। और वहां पर एक मैथमेटिक्स में न्यूमरेसी होता है, बेसिक न्यूमरेसी में सिखाने की बात, ये प्राइमरी लेवल तक इतना ही है, भाषा और न्यूमरेसी को सीखे, और नैतिक शिक्षा के ऊपर अधिक और साइंटिफिक टेम्पर उनमें होना चाहिए, इसकी बात है। तो यहाँ से इन गुणों का संचार अगर एक बार हो जाता है, हमारे लिए एक अवसर है।
हम संस्कृत भारती के साथ मिलकर इस प्रयास को करेंगे। यदि स्कूलों की व्यवस्था को हम सही से कर पाए और हर एक संस्था में एक एक संस्कृत का ऐसा कोई विद्वान बैठे कि वहां पर किसी भी प्रकार का यदि पत्राचार होता है, ऑफिशियल होता है, वो संस्कृत में भी होने लग जाए, तो मुझे लगता है कि ये राजभाषा का जो दूसरी राजभाषा का सपना है ये धरातल पर उतरेगा, अन्यथा नहीं उतरेगा। वैसा ही होगा जो 1968 में कोठारी कमीशन ने कहा कि संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन 1968 लेकर आज तक कैसे बढ़ावा दिया और क्या स्थिति है ये आप सब जानते हैं। इसी के साथ मैं अभी अपने वक्तव्य को यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सबको नमन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सोनी जी। ठीक कहा आपने, संस्कृत तो हमारी जरूरत है और हमें इसके लिए, वैसे मैं कहूँ कि राजभाषा तो एक बहाना है, जन भाषा तक जाना है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो जन भाषा तक है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक कि विद्यालय में जो शिक्षक है वो शिक्षक छोटे बच्चों को संस्कृत के माध्यम से पढ़ने पढ़ाने को प्रेरित करे। ये तभी संभव है जब वो स्वयं संस्कृत भाषी होगा। इसलिए संस्कृत शिक्षकों का दायित्व तो बड़ा बनता है। दूसरा पक्ष समाज के उन लोगों का है जिनके बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हों, मगर अगर हम उन्हें चाहें तो इस भाषा को अपना सकते हैं और इसी के माध्यम से वो अपनी सारी शिक्षा आगे ले जा सकता है। संस्कृत भारती ने बहुत पहले से इस विषय पर बहुत बल दिया है कि विश्वविद्यालयों में समस्त विषयों की पढ़ाई संस्कृत माध्यम से हो सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी ने अपने विश्वविद्यालय में एक बार मंच से इस बात को कहा था, मैं भी वहां उपस्थित था, कि मैं चाहता हूं कि मेरे विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में संस्कृत के माध्यम से पढ़ाई हो। आप मेरे को कोई ऐसा इतिहासज्ञ संस्कृतज्ञ दीजिए जिससे कि मैं अपने विश्वविद्यालय में संस्कृत के माध्यम से इतिहास को पढ़ा सकूं। ये कोई आश्चर्य नहीं है, हम इसको कर सकते हैं, बस सहयोग की अपेक्षा है। बहुत सुंदर बात आपने रखी, धन्यवाद आपका। अब आगे चलता हूं मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी की ओर। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत देर से आप इस विषय को, इस विचार को सुन रहे हैं। आपसे मेरी अपेक्षा इस बात की है कि आप संस्कृत को किस प्रकार देखते हैं, कितना आगे हम बढ़ आए हैं और कितना और आगे अभी हमको बढ़ना है, किस प्रकार के प्रयत्न करना चाहिए। खासकर आप उच्च शिक्षा में बहुत लंबे समय से अध्यापन कर रहे हैं, संस्कृत की क्या गति सामान्य महाविद्यालयों में है, क्या रुझान है लोगों का, इस विषय पर हमारा कुछ मार्गदर्शन करें ताकि हम कुछ नया कर सकें इस विषय पर। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी। सभी का वंदन। पांडे जी ने अभी हमको कुछ बातें रखने की बात कही है। वास्तव में कुछ विषय जो अभी सोनी जी ने भी रखे, माननीय नरेंद्र जी ने भी रखे, हमको कुछ विषय अपने अनुभव के आधार पे आपसे साझा करने हैं। संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, ये हमारे समाज और परिवार का आधार है। हम इसका अन्वेषण, इसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संस्कृत हमारे जन जन तक नहीं है, हमारे लोक में नहीं है, ऐसा हमको नहीं लगता है। अभी हाल ही में हम एक पुस्तक लिख रहे थे, चर्चा करना चाहेंगे, व्यक्तित्व निर्माण में भारतीय संस्कृति के सूत्र। हम उद्घाटन करना चाहते हैं कि इस विषय को
हमने क्यों चुना? माननीय नरेंद्र जी के मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं। संस्कृत भारती हमारा जीवंत ऊर्जा का स्रोत है। संस्कृत भारती जन जन तक और लोक तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। हमें दायित्व मिला, माननीय सुरेश सोनी जी ने भी कहा कि दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी की पुस्तकें तैयार करें। हमारी ऊर्जा तो संस्कृत भारती है, और संस्कृत भारती जिस ऊर्जा को उद्वेलित करती है और हमें उसको वही ऊर्जा हमें लेखन के लिए भी प्रेरित करती है। व्यक्तित्व निर्माण में भारतीय संस्कृति के सूत्र, जब हमने ये ढूंढने प्रारंभ किए, जो हमारे सूत्र है, भारतीय संस्कृति में सूत्र है, और जब हम इसके नजदीक जाते हैं, उन सूत्रों को एक एक करके ढूंढने का प्रयास करते हैं, जैसे हम धागा जब गूंथते हैं तो एक एक रेशा उसमें सम्मिलित रहता है, तो हमको लगता है कि हमें तुरंत संस्कृत भारती याद आती है। क्यों? इसलिए याद आती है कि संस्कृत भारती हमें उन सूत्रों को ढूंढने के लिए अलग अलग मंच प्रदान कर रही है। अगर अलग अलग मंच प्रदान कर रही है तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए, अगर मेरा काम समन्वय का है तो मैं उसका काम करूं। सोनी जी जिस अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी संस्कृत के प्रति ऊर्जावान। माननीय करम सिंह जी संस्कृत के प्रति समर्पित काम अकादमी का देख रहे हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी महाविद्यालय ऊना में है। ये तो हम स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृष्ठभूमि देखिए। पृष्ठभूमि में, जैसा अभी माननीय नरेंद्र जी ने कहा, हमने कोरोना काल में, क्योंकि हमारे परिवार के बच्चे सब घर में हैं, हमने एक छोटा सा उन बच्चों के साथ, क्योंकि वो तो ज्यादातर वो टेक्निकल एजुकेशन में है हमारे बच्चे, हमने उनसे कहा कि हम क्यों ना बैठ करके जब हम भोजन करते हैं तो भोजन मंत्र से प्रारंभ करें। उनको बहुत रुचि आई। जब उन्होंने शुरू में मैं बोलता रहता था उस भोजन मंत्र को, फिर वो उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू करा कि पिताश्री आप हमको ये तो बताइए कि इस भोजन मंत्र को उच्चारण करने का अर्थ क्या है। अब वो शब्द ब्रह्म की ऊर्जा जैसे जैसे उनके क्या कहते हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, और हमारा मन बुद्धि आत्मा सक्रिय हो रहा है, तो वो बच्चे जब उनकी जिज्ञासा हमने पैदा की अपने परिवार में, हमने अपने परिवार से प्रारंभ किया। फिर हमने कहा कि जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये भोजन में जो ऊर्जा हम ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन बुद्धि और आत्मा के लिए भी उतनी ही ऊर्जावान है। और फिर उन्होंने उन शब्दों को उच्चारित करना प्रारंभ कर दिया। आज मैं नहीं बोलता हूं भोजन मंत्र, आज मेरे दोनों बच्चे भोजन मंत्र बोलते हैं। यद्यपि बहुत छोटे छोटे स्कूलों में जब पढ़ते थे उसमें तो उन्होंने सीखा था, परंतु हमारे प्रयास नहीं है, उच्चारण करने के प्रयास नहीं है। प्रातःकाल जब हम योग की शिक्षा, योग के लिए हम प्रातःकालीन सत्र में हम अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, तो उसमें भी हमने एक प्रारंभ किया। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व को प्रातःकालीन सत्र के लिए परिवर्तित नहीं कर सकता, परंतु मैं अपने आप को तो परिवर्तित करूं, ये मेरा दायित्व है। ये प्रेरणा हमें संस्कृत भारती सिखाती है। तो उसमें हम जो है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो मेरा पुत्र कहता है कि इसका अर्थ क्या हुआ, तो फिर हमने उनको अर्थ समझाया, फिर हमने उसकी ऊर्जा समझाई। अब धीरे धीरे हमारे बालक संस्कृत में और कई श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। ऐसा हम अपने परिवार में एक वातावरण, जो कोरोना काल हमको मिला,
क्योंकि इससे पहले तो हमारे एक बच्चा बेंगलोर में, एक बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज कांगड़ा में है, हम घर में 2 के 2 है। तो पर हमने इसका अनुभव किया कि हमको इसको जोड़ना चाहिए। किसने जोड़ा? संस्कृत भारती ने। इसलिए शुभ संकल्प, संस्कृत भारती के शुभ संकल्प से हम अहर्निश प्रयास कर रहे हैं। माननीय सोनी जी, हम विश्वविद्यालय में इकट्ठे पढ़े हैं। माननीय सोनी जी ने जब ये विषय रखा और मैंने उनसे निवेदन किया कि सोनी जी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं की पुस्तकें तैयार करनी है, तो इन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए। इन्होंने क्यों कहा? इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इनको मालूम था कि हमारे पृष्ठभूमि में हमारे जीवन दर्शन के प्रेरक संस्कृत भारती है। अगर संस्कृत भारती प्रेरक है तो सोनी जी ने कहा आगे बढ़िए। और आज हम माननीय सुरेश सोनी जी का भी अभिनंदन करना चाहते हैं। माननीय हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री है उनका भी अभिनंदन करना चाहते हैं। पूर्व में जो शिक्षा मंत्री रहे माननीय सुरेश भारद्वाज जी, उनका भी अभिनंदन करना चाहते हैं। पूरी टीम का अभिनंदन करना चाहते हैं कि हम एक एक पद आगे बढ़ करके आज उस मुकाम पर है जहां हम उस शुभ संकल्प से पीछे नहीं हट सकते। अब दूसरा जो अनुभव, जिस पुस्तक की हमने चर्चा करी, एक पुस्तक और भी थी। जब हम विश्वविद्यालय में थे, हम अक्सर चर्चा करते हैं, मैं नरेंद्र से बात करता हूं कि हमने संस्कृत को विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों तक ही नहीं समझने का प्रयास किया, हमने उसको लोक में समझने का प्रयास किया। माननीय नरेंद्र जी ने जिस विषय को रखा है, हम बहुत शीघ्र आपको एक शुभ सूचना देने वाले हैं कुछ समय के पश्चात। जो शुभ संकल्प हमारे दायित्व दिया है प्रदेश सरकार ने, उसको भी हम क्रियान्वयन में लाने वाले हैं, जिसको हम संस्कृति कह रहे हैं। एक संकेत हमारे नरेंद्र जी ने कहा, अभी आपके समक्ष रखा, मंदिर। मैकॉले की चर्चा माननीय सुरेश सोनी जी ने कही कि एक ही केंद्र है, माननीय सुरेश सोनी जी, हमारे भारतवर्ष के ज्ञान का वो केंद्र है, वो है हमारे मंदिर। असंख्य प्रहार हुए हैं परंतु हम डिगे नहीं है। किसके कारण? मंदिर में जो हमारे पूजा सिद्धांत है, मंदिर के साथ जो हमारे संस्कृत की जो सूत्र जो निबद्ध है, जुड़े हैं, गूंथे हुए हैं, और जिनको हमारे लोक के स्थानीय पुजारी अपनी लोक भाषा में उच्चारित करते हैं, उन चीजों को उसकी ओर माननीय अपने नरेंद्र जी ने संकेत किया है। यही वो केंद्र है जहां हम अपने बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। हम मन से पूरे, हो सकता है आंखें कुछ और देख रही हो, कान कुछ और सुन रहे हो, परंतु मंदिर एक ऐसा केंद्र है जहां 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा एकात्म भाव से ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए श्रद्धा भाव से जाती है। उसको हमें देखना है। उन मंदिरों से हमने ऊर्जा ग्रहण करके संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, ये 3 महत्वपूर्ण पक्ष है जिनको हमें ऊर्जस्वी करना है। और माननीय हमारे अकादमी सचिव, हमारे निदेशक महोदया कुमुद मैडम, आज हम चर्चा कर रहे थे कुमुद मैडम से भी, उनसे मैंने चर्चा की कि जो उन्होंने चर्चा में जब हमने उनके साथ चर्चा की कि हिमाचल संस्कृत साहित्य का इतिहास, मैंने कहा ये संस्कृत साहित्य का इतिहास तो जिसको हम कहते हैं कि उस घड़ी और उस क्षण का क्या कहते हैं, एक संकल्प समक्ष आया जब द्वितीय राजभाषा के विषय में हमने सरकार कह रही थी द्वितीय राजभाषा के विषय में आपके पास क्या क्या चीजें हैं। तो
माननीय नरेंद्र जी के ऊर्जस्वी संकेत से हमने एक एक पुराने लगभग 25-25 वर्षों के उन अभिलेखों को, हमने उन प्रशस्तियों के जो संस्कृत में निबद्ध थे, हमने महात्म्यों को ढूंढा जो संस्कृत में निबद्ध थे। इन सभी को हमने जब सरकार के समक्ष रखा तो हम गर्व से कह रहे थे कि नहीं, संस्कृत को द्वितीय राजभाषा निर्धारित करना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसी जो ऊर्जस्वी हमारी पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि को हमने बहुत क्या कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं संगठित होकर के, समन्वित रूप से इकट्ठे होकर के, हम बाट जो करके सभी को अपने जिसको हम कहते हैं चरई वेती चलते रहेंगे और शुभ संकल्प से चलते रहेंगे, और हम उस शुभ संकल्प सीखने वाले नहीं, और निश्चित तौर पर हम इस शुभ संकल्प को लोक तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। अभी हमें बहुत व्यापक रूप से देखना पड़ रहा है, और परंतु हमारे पास संस्कृत भारती की पूर्ण पृष्ठभूमि और ऊर्जा साथ है। यही में हमारा निवेदन। धन्यवाद डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी। संस्कृत के पठन पाठन में, संस्कृति को आगे ले जाने में बहुत बड़ा आपका भी योगदान है, और आप अग्रज कल्प होने के नाते हम अनुजों को निरंतर अपनी ऊर्जा देते रहते हैं। आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे, ऐसी हमारी कामना निरंतर रहती है। आगे बढ़ता हूं, अब आता हूं सरकार के पक्ष पर। डॉक्टर करम सिंह जी हिमाचल भाषा कला संस्कृति अकादमी के आदरणीय सचिव हैं, और निस्संदेह जैसा कि सोनी जी ने अपने छात्र जीवन से जिक्र कर दिया कि जब वो पढ़ते थे तब यह अकादमी नाम मात्र की होती थी, किंतु आज ऐसी बात नहीं है। यह अकादमी बहुत ऊर्जावान है और निरंतर हमें प्रेरणा दे रही है कि संस्कृत का कार्य होना चाहिए। पिछले एक सप्ताह से लगातार संस्कृत के कार्यक्रम करम सिंह जी चला रहे हैं। मुझे भी कई जगह भूमिका में खड़ा किया उन्होंने। आज फिर कुछ पक्ष इनसे मैं जानना चाहूंगा कि द्वितीय राजभाषा का दायित्व काफी कुछ आपकी अकादमी के पास है, कि इसका संचालन कैसे होगा, उस विषय पर कुछ प्रकाश डालें कि सरकार किस तरह की योजना बना रही है और अभी किस स्तर पर है, कितने समय में हम इसको प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे कि अभी जो ये कहा जा रहा है कि नहीं घोषणा मात्र है, नाम मात्र है, उसको हम स्वाभाविक रूप में प्रकृत रूप में कैसे देखेंगे, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे डॉक्टर करम सिंह जी। जी धन्यवाद पांडे जी। अभी हमने प्रारंभ में श्रीमान नरेंद्र जी की बात सुनी, डॉक्टर सुरेश सोनी जी ने अपनी बात कही और डॉक्टर ओपी शर्मा जी ने भी अपनी बात कही, और पांडे जी ने भी अपने प्रारंभ के वक्तव्य में कुछ विषयों का संकेत किया। वास्तव में विषय बहुत गंभीर तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन बहुत शुभ संकल्प है और इस विषय को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भी हमारे पास व्यापक सामर्थ्य है। संकल्प के बाद प्रश्न आता है कि हमारे पास संसाधन क्या हैं और सरकार की जो इच्छा शक्ति है, जो निर्देश हैं, जो दिशाएं हैं, वो क्या हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास जो एक इस चिंतन को लेके चलने वाला जो दल है, जो संस्थान है, जो चिंतन है, जो परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें शक्ति, सामर्थ्य, समर्पण की भावना कैसी है। तो मेरे ख्याल में इस विषय को अगर हम स्पष्ट कहें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सुखद स्थिति है, और संस्कृत भारती है, संस्कृत अकादमी है, भाषा संस्कृति विभाग है,
शिक्षा निदेशालय की इसमें पूरी की पूरी भूमिका है। शिक्षा बोर्ड जो है वो पूरी समर्पण भावना से काम कर रहा है और हिमाचल प्रदेश में जो संस्कृत के विद्वान हैं वे भी इसमें पूरी कर्मठता के साथ जुटे हुए हैं। जैसा विषय सामने आया है कि पाठ्यक्रम की पुस्तकों का लेखन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, उसमें काफी कार्य भी हो चुका है। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से चल रहा है। अब केवल जो शासकीय व्यवस्था में संस्कृत का अनुभाग बनना है, जैसा श्रीमान नरेंद्र जी ने कहा, सचिवालय स्तर पे, निदेशालय के स्तर पे, विभिन्न विभागों में वो कार्य योजना अभी तय होनी है और वो विषय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाषा संस्कृति विभाग के माध्यम से एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करके दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री कृष्ण चंद्र शर्मा जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया है और 13 लोग इसमें समिति में हैं, जिसमें श्रीमान नरेंद्र जी भी हैं, डॉक्टर ओपी शर्मा जी भी हैं और बाकी भी इसमें 10-11 सदस्य और हैं। और अकादमी के सचिव के नाते मुझे उसमें सदस्य सचिव का दायित्व दिया गया है। इस समिति का कार्य संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में क्रियान्वित करने के प्रारूप निर्माण हेतु दृष्टि व रोड मैप की संस्तुति करना है। ये समिति को कार्य करना है। ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और ये जब पूरी कार्य योजना बन पाएगी, ये सरकार की अधिसूचना जून 1 को जारी हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में थोड़ा सा सूचना देरी से आ पाई और अभी तक इस पे कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। लेकिन डायरेक्टर कल्चर एंड लैंग्वेज मैडम कुमुद सिंह जी ने 2-3 दिन पहले मुझे कहा कि इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर लेना है। अब श्रीमान नरेंद्र जी भी संस्कृत सप्ताह से थोड़ा सा निवृत्त हो गए हैं, तो हम लोग सभी अब बहुत शीघ्र एक योजना बना करके एक वर्चुअल मीटिंग करके और इसका जो प्रारूप समिति को बनाना है, आज श्री केसी शर्मा जी के साथ भी बात हुई है, डॉक्टर ओपी शर्मा जी से बात हुई है कि हम इस विषय को बहुत जल्दी से आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी भी इस समिति में हैं और वे जो सरकार की एक जिसका संकेत ओपी शर्मा जी ने किया है कि एक जो कल्चरल पॉलिसी बन रही है उसके भी वो चेयरमैन हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रांत में, लेकिन संस्कृति और संस्कार और संस्कृत की जो परंपरा है वो हिमाचल में बहुत समृद्ध है और ये दोनों विषय साथ साथ सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि संस्कृति की पॉलिसी भी बन रही है और संस्कृत की भी पॉलिसी बन रही है। तो दोनों विषय एक दूसरे के अनुपूरक हैं और इसमें जो सदस्य हैं, जो विद्वान इसमें शामिल हैं, वो पूरी समर्पित भावना से एक पारंपरिक चिंतन को लेकर के जो बहुत सारे विषय अभी इन्होंने रखे हैं कि व्यक्तिगत तौर पे शिक्षण प्रशिक्षण कैसे होगा, कार्यालय में कैसे होगा, सामाजिक जीवन में कैसे होगा, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कैसे होगा, संस्कृत विश्वविद्यालय की परिकल्पना हो रही है तो उसके माध्यम से हम इसमें आगे और क्या कर पाएंगे। ये सारे के सारे विषय समिति के माध्यम से प्रारूप बनेगा तो उसमें स्पष्टता होती जाएगी। जैसे जैसे चिंतन बढ़ेगा, जैसे जैसे विचारों का आदान प्रदान होगा संस्कृत भारती के माध्यम से और जो अब राष्ट्रीय स्तर पर भी एक शिक्षा नीति आई है उसमें भी भाषा को लेकर के बहुत सारी स्पष्टता है कि मातृभाषा में और संस्कृत भाषा में प्रारंभिक स्तर से ही शिक्षा का शिक्षण प्रशिक्षण होगा। तो सीधी सी बात है कि उसमें पाठ्य पुस्तकें भी बनेगी, लेकिन एक बहुत बड़ा जो इसमें कार्य क्षेत्र आता है वो आता है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पास और जो स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किए जाने हैं और जो विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम बनते हैं और जिसके संस्कृत का प्रचार प्रसार होता है। मेरे ख्याल में अब हम जब ये समिति की बात आगे बढ़ेगी, इसकी बैठकें होंगी, इसका चिंतन परामर्श आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे विषय जो है वो सरकार को प्रारूप में समिति के संस्तुति के रूप में जाएंगे। तो इसका जो दृष्टि पत्र है वो भी तैयार हो जाएगा और इसका रोड मैप बन जाएगा। तो उसके बाद विभिन्न विभागों में पदों का सृजन भी सरकार कर पाएगी
और जो समिति की संस्तुति होगी वो भाषा विभाग के माध्यम से सरल हो जाएगा कार्य। और सुखद बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर जी तो ये संकल्प लिए हुए हैं, जिसकी भूमिका में बहुत स्पष्टता से नरेंद्र जी ने अभी बात की है कि जब मुख्यमंत्री का ये संकल्प है कि भाषा को भी, संस्कृत को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना है और कल्चर पॉलिसी भी बनानी है, तो ये दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो एक अकादमी के सचिव के नाते और राज्य संस्कृत भाषा समिति के नाते, सदस्य सचिव के नाते ये आश्वासन जरूर देना चाहूंगा कि अब हम इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएंगे, विद्वानों का सहयोग लेंगे, परामर्श करेंगे, उनके सुझाव लेंगे और जितना शीघ्र हो पाएगा इस कार्य को हम सरकार तक परामर्श के तौर पे, संस्तुति के तौर पे, एक प्रारूप के तौर पर ले जाएंगे, ताकि जो संस्कृत को राजभाषा बनाने का जो संकल्प है उसको लागू करने की जो प्रक्रिया है, जो उसका क्रियान्वयन है, वो शीघ्र से शीघ्र हो पाए, ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी संस्कृत संस्कृति को समर्पित जो विद्वान हैं, जो लेखक हैं, जो जन सामान्य है, जो संस्थान है, वो सब के सब इसमें सहयोग करेंगे। इसके साथ ही मैं आप सबका, आप इस चर्चा में आए और आपने भाग लिया। ये सारी बात सुनने के बाद मैं ये चाहूँगा कि अगर नरेंद्र जी कुछ कहना चाहें तो अच्छा रहेगा कि वे अपना एक समीक्षात्मक वक्तव्य दें और उसके बाद पांडे जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नरेंद्र जी, अब तक के जो भी विषय सामने आए, चाहे वो सोनी जी के, आपने भी कुछ विषय रखा, करम सिंह जी ने द्वितीय राजभाषा के संदर्भ में अकादमी के पक्ष को रखा, सरकार के पक्ष को रखा, ओम प्रकाश जी ने अपने अनुभव भी बताए। तो अब हम अपने इस कार्यक्रम के संपूर्ति की ओर हैं। तो मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में कुछ संदेश हमारे दर्शकों को आप दें, नरेंद्र जी। हम सभी का संकल्प जो है वो प्रदेश को शिखर पर ले जाने का है। जिस भाव से करम सिंह जी या ओम प्रकाश जी या सोनी जी या पांडे जी, हम सभी लोग जो लगे हैं, या प्रदेश के जितने भी सारे हमारे संस्कृत अनुरागी बंधु है और हमारे जो प्रेरक लोग हैं, तो सामान्य रूप से हम सभी यही चाहते हैं कि हिमाचल शिखर तक पहुंचे। मैं एक प्रसंग हमेशा बोलता हूं कि अगर हम भारत के मानचित्र को अपने सम्मुख रखें, उसमें हिमाचल भारत का मुख है। मुख की सुंदरता है तो अपने आप उस व्यक्ति की सुंदरता बने के विषय में वर्णन होता है, और मुख की सुंदरता के लिए ही हम आप सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत का मुख सुंदर है वो, और सिर पर मुकुट जो धारा 370 का था वो भी हट चुका है, और बाहुबल में जो एक राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो भी हमारे लिए एक सबसे बड़ी। तो इसका मतलब यह है कि हम विराट भारत वर्ष की कल्पना करने में साकार हो चुके हैं, और विराट भारत वर्ष हमारे सम्मुख एक नई प्रेरणा को लेकर आएगा। जैसे हम श्रीमद् भगवद गीता में के 11वें अध्याय में विराट रूप दर्शन करते हैं, तो उसी प्रकार भारत का एक विराट रूप विश्व को दिखेगा, और विश्व का मार्गदर्शन अब भारत करने वाला है और भारत करेगा। और वो हमारे लिए एक सबसे बड़े हर्षोल्लास का दिन होगा, जब भारत धीरे धीरे नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे संस्कार के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत का नेतृत्व बढ़ रहा है। और उसके लिए जो एक, मैं कई बार उस विषय को बोलता हूं कि भारत 5 विषय के कारण अग्रिम नेतृत्व करेगा। सम योगी आवे, संगणक, योग, श्रीमद् भगवद गीता, आयुर्वेद और वेद। जो संयोगी आवे हमारे पास सूत्र है,
उस सूत्र का जो मूल सिद्धांत है वो संस्कृत में ही है। इसीलिए संस्कृत का जैसे जैसे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी वैसे वैसे भारत हर क्षेत्र में आगे जाएगा, और ये हम आप सभी के लिए गौरव का विषय है। और विराट भारत की जो कल्पना है वो साकार होने वाली है, क्योंकि अगर धारा 370 हट सकती है, राम मंदिर पुनः बन सकता है, तो संस्कृत भी एक दिन राष्ट्र बनकर रहेगी, ऐसा हमारा संकल्प है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद नरेंद्र जी। निश्चित रूप से विराट भारत और भगवान का विराट स्वरूप दोनों इस देश ने दिखाया है, और पूरा विश्व हमारी ओर इस दृष्टि से देख रहा है कि हम उस राम राज्य को फिर स्थापित करेंगे, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो हमारी इसी भाषा की है। इस भाषा के माध्यम से ही राम राज्य स्थापित हो सकता है। तो निवेदन अब मैं आशा करता हूँ निवेदन शांति पाठ। जी जी जी, सभी बस आ गए शांति पाठ पर। जी जी, सभी दर्शकों का धन्यवाद, हमारे समक्ष उपस्थित सारे विद्वानों का धन्यवाद। शांति पाठ के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। नमस्कार।